एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, यानी कि जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला यूनिट मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। आप सभी जानते हैं जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगा फिलॉसफी की। ठीक है, देखिए, आपकी पहली यूनिट का टोटल सिलेबस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें सांख्य फिलॉसफी में आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम योगा फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं योगा से कि भाई योगा का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर योगा फिलॉसफी को स्टार्ट करने से पहले क्लियरली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब तक आप सांख्य फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो योगा फिलॉसफी आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि सांख्य फिलॉसफी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो योगा फिलॉसफी उसका प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई ये वो क्या होता है, योगा क्या होता है। योगा क्या है? एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें क्या अचीव करने की कोशिश की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो इंडिविजुअल सोल है उसका यूनिवर्सल सोल के साथ यूनियन हो जाए, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाए। ठीक है, यूनियन हो जाए। इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, सेंसेस एंड माइंड टू अटेन परफेक्शन। तो इसमें किया क्या जाता है कि भाई व्यक्ति का अपनी बॉडी, अपनी सेंसेस और अपने माइंड पर कंट्रोल हो ताकि परफेक्शन को अटेन कर सके। अब हम बात करेंगे योगा फिलॉसफी के फाउंडर कौन है और स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है योग का। तो ये जो टर्म है योग, इसका मतलब क्या होता है? योग का मतलब जुड़ना, यूनियन। ठीक है, सिग्निफाइंग द स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल, अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन वेदांत। देखिए, वेदांत फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि भाई योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या है? एक स्पिरिचुअल यूनियन की बात की गई है, आध्यात्मिक जुड़ाव की बात की गई है कि भाई इंडिविजुअल सोल का यूनिवर्सल सोल के साथ स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। ये कॉन्सेप्ट किसमें कहा गया है योग के बारे में? वेदांत फिलॉसफी में। जबकि महर्षि पतंजलि जिन्होंने योगा फिलॉसफी को दिया है, वो क्या कहते हैं कि योग डज नॉट मीन यूनियन। योग का मतलब यूनियन नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल एफर्ट है जिसके द्वारा आप व्यक्ति जो है अपनी बॉडी, सेंसेस और माइंड पर कंट्रोल करके परफेक्शन अटेन कर सकता है। और पुरुष और प्रकृति का जो राइट डिस्क्रिमिनेशन है, अब ये जो पुरुष है ये क्या है? कॉन्शियसनेस, आत्मा की बात की गई। प्रकृति क्या है? मैटर है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति के बारे में हम सांख्य फिलॉसफी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ताकि मतलब इसमें क्या होता है, पतंजलि कहते हैं कि भाई योग का मतलब यूनियन, जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल एफर्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बॉडी, सेंसेस, माइंड पर कंट्रोल करके परफेक्शन अटेन कर सकता है। और इसके द्वारा, योग के द्वारा जो है पुरुष और प्रकृति के राइट डिस्क्रिमिनेशन को वो समझ सके। अब सांख्य फिलॉसफी में जैसे सांख्य सूत्र था, उसी तरह से महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया। सांख्य सूत्र महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया था, जो कि सांख्य फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है। योग सूत्र योगा फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि योग सूत्र ही एक प्रकार से योगा फिलॉसफी है, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताई गई है। ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो क्या है? योग सूत्र। वहां पर योगा फिलॉसफी को डिस्क्राइब किया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, जिसमें उन्होंने मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गाइड किया है योगा के बारे में। थ्योरी और प्रैक्टिकल मेथड्स दोनों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्राइब किया है योग सूत्र में। योग सूत्र ही एक प्रकार से योगा फिलॉसफी है। ठीक है, अब महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखा गया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। 4 अध्याय कह सकते हैं या 4 पार्ट कह सकते हैं योग सूत्र के। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? समाधि पद। अब ये अलग अलग एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। तो ये जो पहला पद है समाधि पद, ये क्या कहते हैं? फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग योगा एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, यानी कि योगा के बारे में, योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कि भाई योगा क्या है, इसकी अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, योगा को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। दूसरा है साधना पद। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? ये क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन्स द रूट कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग लाइक इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। भाई इसमें क्या है कि जो ह्यूमन
सफरिंग है, मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, उसके पीछे के रूट कॉजेज क्या है, जैसे इग्नोरेंस हो गया, अटैचमेंट हो गया, ठीक है, वो क्या है और उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उनके मेथड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद है विभूति पद। देखिए विभूति पद क्या कहता है, डिस्क्राइब्स हाउ योगा कैन हेल्प अटेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, जो सुप्रा नॉर्मल पावर्स हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, उनको किस तरह से अचीव किया जा सकता है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है कैवल्य पद। कैवल्य पद क्या करता है, टॉक्स अबाउट लिबरेशन एंड द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। भाई लिबरेशन को कैसे अटेन किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखा गया उसको 4 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन कौन से, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद, ठीक है। ये अलग अलग योगा के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे चित्त की। देखिए सांख्य फिलॉसफी में हमने अंतःकरण की बात की थी, यानी कि इनर सेल्फ। इनर सेल्फ क्या होता है, जो कि बुद्धि, अहंकार और मनस से मिलकर बना है। उसी अंतःकरण को यहां पर योगा फिलॉसफी में क्या नाम दिया गया है, चित्त, ठीक है। अब इसकी जो स्टेजेज हैं, यानी कि चित्त की, माइंड की जो स्टेजेज हैं, मनस की जो स्टेजेज हैं, उनको क्या कहा गया है, चित्त भूमि नाम दिया गया है, ठीक है। कितनी स्टेजेज बताई गई हैं योगा फिलॉसफी में, 5 स्टेजेज बताई गई हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं। कौन कौन सी स्टेजेज हैं, स्टेजेस की बात कर रहे हैं, इनकी चित्त की अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली है क्षिप्त, ठीक है, ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही है, क्योंकि मैंने लिख दिया है ताकि आप पजल ना हो हिंदी वाले बच्चे। क्षिप्त का मतलब यहाँ पर क्या है, अशांत, रेस्टलेस, यानी कि जो माइंड है व्यक्ति का वो कैसा है, रेस्टलेस है, स्कैटर्ड है, इधर उधर भटक रहा है, कॉन्स्टेंटली अटैच टू वर्ल्डली डिजायर्स, यानी कि जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनमें वो घुसा पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल उनमें भटका हुआ है, ठीक है, क्षिप्त है, अशांत है। नेक्स्ट अवस्था कौन सी है, मूड। मूड या हम कहेंगे जड़, ठीक है, यानी कि तमस, इग्नोरेंस का डोमिनेंट रहता है यहाँ पर। किसका डोमिनेंस है, इग्नोरेंस, तमस का। अब ये तमस, सत्व और रजस, ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि सांख्य फिलॉसफी में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तमस का मतलब जहां पर जो है माइंड कैसा है, डल और इनएक्टिव है, ठीक है। तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है, विचलित है। द माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, भाई डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, बिल्कुल विचलित हो रखा है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ठीक है। बट ओकेजनली एक्सपीरियंस क्लैरिटी ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ सत्व, लेकिन कभी कभी उसको ना मतलब क्लैरिटी हो जाती है। कब होती है, जब सत्व गुणों का डोमिनेंस बढ़ जाता है इस स्टेज में, तो वो लगता है कि मतलब सत्व गुणों का डोमिनेंस होता है तो उसको लगता है कि हाँ मुझे ये अच्छा करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अ स्टूडेंट हु कैन फोकस ऑन स्टडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया और अदर एक्टिविटीज। तो ये क्या है, ये विक्षिप्त की अवस्था है, मतलब जो बच्चा है वो विचलित हो रखा है। जैसे ही सत्व गुणों का मतलब डोमिनेंस होता है, जब उसको लगता है कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, मतलब जब सत्व डोमिनेंस में होता है तो उसको लगता है कि हाँ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सोशल मीडिया, दूसरी एक्टिविटीज के कारण, ठीक है। तो क्या है, विचलित है, विक्षिप्त है। नेक्स्ट क्या है, एकाग्र। एकाग्र का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल एकाग्रचित है। द माइंड इज फोकस्ड ऑन वन ऑब्जेक्ट और थॉट, यानी कि जो माइंड है वो या तो किसी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी एक थॉट के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड है। 5वीं अवस्था है निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड है, नियंत्रित है, यानी कि जो माइंड है वो फुल्ली कंट्रोल्ड है, कोई किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, माइंड बिल्कुल कंट्रोल्ड अवस्था में है। जैसे अ योगी इन डीप मेडिटेशन हु हैज अचीव्ड कंप्लीट मेंटल स्टिलनेस, ठीक है, यानी कि जो योगी होता है वो बिल्कुल मतलब किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो वो कौन सी अवस्था है, निरुद्ध, यानी कि बिल्कुल माइंड रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है एक चीज पर। तो ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है। अब देखिए ये जो पहली 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, ये क्या करती हैं, व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बाधा डालती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और जो लास्ट की 2 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, एकाग्र और निरुद्ध, ये हेल्प करती हैं योगा प्रैक्टिसेस और इनर पीस को अचीव करने। तो योग फिलॉसफी में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ चित्त। चित्त की फॉर्म्स कौन कौन सी, रूप कौन कौन से हैं, वो हमने अवस्थाएं देखी थी, ये क्या है, फॉर्म्स हैं, चित्त के प्रकार या रूप हम कह सकते हैं, ठीक है। तो योगा फिलॉसफी में चित्त के 3 फॉर्म्स बताए गए हैं, जो किस पर डिपेंड करेंगे कि भाई जो प्रकृति के 3 गुणास की हमने बात की थी, सत्व, रजस और तमस, उनमें से किसका डोमिनेंस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये 3 फॉर्म्स रहेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है, पहली है
प्रख्या, जिसको हम प्रकाश या सतोगुण की प्रधानता कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो पहला रूप है वो है प्रख्या, जिसमें सतोगुण की प्रधानता रहेगी और जो तमस रहेगा वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। जैसे अ काम एंड फोकस्ड माइंड लाइक दैट ऑफ अ पर्सन डीपली इंगेज्ड इन सेल्फ सर्विसेज, यानी कि किसी व्यक्ति का माइंड बिल्कुल शांत है, फोकस्ड है, तो वो अपने काम से काम रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब रजोगुण की प्रधानता रहेगी इसमें। द माइंड इज डोमिनेटेड बाय रजस, यानी कि किसका डोमिनेंस रहेगा, रजस का, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस का। वाइल तमस बिकम्स वीक, यानी कि तमस का यहाँ पर मिनिमम रोल रहेगा। अ पर्सन वर्किंग हार्ड टू अचीव मटेरियल गोल्स कॉन्स्टेंटली बिजी एंड एनर्जेटिक, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति अपने कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए बिल्कुल बिजी है, एनर्जेटिक है, यानी कि प्रवृत्ति क्या है, रजोगुण की प्रधानता रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है स्थिति। स्थिति या हम कह सकते हैं संतुलन, यानी कि ये जो अवस्था है संतुलन की अवस्था है, यानी कि इसमें जो है सत्वगुण की प्रधानता रहेगी। जो रजस है, जो रजस गुण है वो क्या करेंगे, सबोर्डिनेट रहेगा, सपोर्ट करेगा इसका। जैसे कि अ मेडिटेटर हु रिमेन्स पीसफुल बट कैन एक्ट व्हेन नीडेड, भाई जो एक मेडिटेटर जो चिंतन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो पीसफुल रहेगा, लेकिन जहां पर उसको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी तो काम भी करेगा। यानी कि रजस का सपोर्ट रहेगा, लेकिन प्रधानता किसकी रहेगी, सत्वगुण की। तो योगा फिलोसफी में चित्त की ये 3 फॉर्म्स बताए गए हैं, यानी कि 3 रूप बताए गए हैं, और स्टेजेस कितनी है, 5 हैं, ठीक है। वो स्टेजेस थी, ये क्या है, रूप हैं, फॉर्म्स हैं। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। तीनों का मतलब क्या रहेगा, तीनों फॉर्म किस पर बेस्ड है, डोमिनेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें से किसका डोमिनेंस रहेगा, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। सत्वगुण की प्रधानता है तो प्रख्या हो गया, प्रवृत्ति यानी कि रजोगुण की प्रधानता है तो प्रवृत्ति हो गया, स्थिति में क्या है, सत्व और रजस दोनों का बैलेंस है, लेकिन सत्वगुण की प्रधानता रहेगी और रजस जो है उसका सबऑर्डिनेट रहेगा। आई होप आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे चित्तवृत्ति की। अब चित्तवृत्ति का मतलब क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ द माइंड, यानी कि माइंड में जो मोडिफिकेशन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसको कहा गया है चित्तवृत्ति। चित्त कॉन्स्टेंटली चेंजेस, भाई जो माइंड है, माइंड में क्या होता है, चित्त में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ पुरुषा, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस के कारण चित्त में, किसी भी व्यक्ति के चित्त में लगातार चेंजेज होते रहते हैं। तो जो चेंजेज होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, चित्तवृत्तिज। ये भी 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली चित्तवृत्ति क्या है, परमान। परमान यानी कि राइट कॉग्निशन, राइट नॉलेज, सही ज्ञान है आपको किसी चीज के बारे में, यानी कि नॉलेज आप बिल्कुल परसेप्शन, अपने अनुभवों के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, इन्फेरेंस, अनुमान के द्वारा, या वर्बल टेस्टिमनी के द्वारा अचीव कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा आप कोई चीज पता चल रही है, कि मान लीजिए कोई बर्तन गर्म है, उसको आप छू कर देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो गर्म है, आपको फील हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है। या किसी चीज के बारे में अनुमान, ऑब्जर्वेशन के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, शब्दों के द्वारा नॉलेज, हमें किताबों में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वर्बल टेस्टिमनी की बात की जा रही है, ठीक है। राइट कॉग्निशन यानी कि पहली क्या है, चित्तवृत्ति, प्रमाण, प्रमाण का मतलब राइट नॉलेज। नेक्स्ट है विप्रिय। विप्रिय का मतलब रॉन्ग कॉग्निशन, रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान हो रहा है आपको, यानी कि किसी चीज के कारण आपको डाउट है, या डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी चीज के बारे में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, भाई अंधेरे में कहीं आपने देखा है रस्सी ऐसे उल्टी फुल्टी पड़ी हुई है, और आपको लगता है कि नहीं वो रस्सी है या सांप, यानी कि आप डाउट की स्थिति में हैं, ठीक है, किसी चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट कॉग्निशन नहीं हो रहा, रॉन्ग कॉग्निशन हो रहा है। इसके बाद है विकल्प। विकल्प को हम कहेंगे इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना, यानी कि नॉलेज ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी चीज की नॉलेज, लेकिन वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। आपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रखी है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यूनिकॉर्न हो गया या टॉकिंग ट्री हो गया, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की एक तरह आपके दिमाग में वो नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है निद्रा या स्लीप। A state of mind where no cognition happens, it is the knowledge of absence, यानी कि आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल कोई कॉग्निशन नहीं है, ठीक है। जैसे आप पीस यू फील ड्यूरिंग डीप स्लीप व्हेन द माइंड इज इनएक्टिव, बहुत गहरी नींद में है, आपको कुछ नहीं पता, आपका माइंड क्या है, इनएक्टिव है, तो इसको क्या कहा गया है, निद्रा कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चित्तवृत्ति क्या है, स्मृति, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, स्मरण करना, रिकॉल करना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को। भाई पास्ट में आपका कोई एक्सपीरियंस था, उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज
चीज का इंप्रेशन आपके दिमाग में है, जैसे आपने कभी बहुत अच्छा खाना खाया उसको आप याद कर रहे हैं, चाइल्डहुड का कोई इवेंट है उसको रिकॉल करना, ठीक है। तो योगा फिलोसफी में ये 5 तरह की चित्तवृत्ति बताई गई हैं। कौन कौन सी? प्रमाण यानी कि राइट नॉलेज, विप्रिय रॉन्ग नॉलेज, विकल्प इमेजिनेशन, निद्रा स्लीप इनएक्टिव रहता है जब माइंड, और स्मृति या मेमोरी यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करना। ये 5 तरह की चित्तवृत्तियां योगा फिलॉसफी में बताई गई हैं। अब ये जो चित्तवृत्तियां बताई गई हैं इसके कारण क्या होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सफर्स ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड कोल्ड कलेशा, यानी कि माइंड में जो मॉडिफिकेशन होता है जिसको चित्तवृत्तियां कहा गया है, इन चित्तवृत्तियों के कारण ह्यूमन सफर करता है। जितना भी पेन और सफरिंग है उन सब का रूट कोज क्या है, ये चित्तवृत्तियां हैं, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति दुख भोगता है, ठीक है। तो उन दुखों को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, कलेश, ठीक है। ये 5 प्रकार के कलेश होते हैं, योगा फिलॉसफी में बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है अविद्या या इग्नोरेंस, यानी कि जितनी भी सफरिंग है उन सब का रूट कोज क्या है, इग्नोरेंस, किसी चीज के बारे में नॉलेज ना होना, ठीक है। नेक्स्ट है अस्मिता या ईगोइज्म, अहंकार का आ जाना। भाई कोई व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है दूसरों के कंपैरिजन में, तो उसमें ईगो आ जाता है, वेल्थ के कारण या इंटेलिजेंस के कारण। तीसरा क्या है, राग, अटैचमेंट, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी जो है क्या दुख का कारण है, कलेश का कारण है, ठीक है। यानी कि एक्सेसिव अटैचमेंट टू प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्ट, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी दुख का कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द्वेष, आप किसी व्यक्ति से या किसी सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो भी दुखों का कारण होती है। नेक्स्ट है अभिनिवेश, यानी कि फियर ऑफ डेथ। भाई कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन उसके दिमाग में खौफ रहता है कि कहीं मेरे को कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, तो इस तरह का डर, जिसको अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। तो ये 5 प्रकार के कलेश बताए गए हैं योगा फिलॉसफी में। इसके बाद हम बात करेंगे 8 फोल्ड पाथ ऑफ द योगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है योगा फिलॉसफी का, 8 फोल्ड पाथ ऑफ द योगा। क्या है, अष्टांग योग की बात की गई। 8 फोल्ड पाथ का मतलब है अष्टांग योग। पतंजलि के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी बॉडी, सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करके स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं। अष्टांग योग की बात की है। कौन कौन से योग हैं वो? पहला क्या बताया है, यम। यम का मतलब मोरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन। भाई आपको अपनी एक्शन, अपने काम, स्पीच और थॉट्स पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस बाय बीइंग काइंड टू अदर्स एंड अवॉइडिंग हार्म्स, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, ठीक है। नैतिक अनुशासन की बात की गई। अब ये जो यम है ये 5 हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। इसके बाद है नियम। नियम भी 5 है, ठीक है, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। नियम का मतलब आपके खुद के रूल जो बनाए हैं आपकी अपनी इथिकल लिविंग के लिए, कि किस तरह से आपको रहना है, ठीक है। जैसे आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपका थॉट्स, माइंड और आपके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए जो रूल्स बना रहे हैं उनकी बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आसन, जिसको हम कहेंगे फिजिकल पोस्चर्स। भाई आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह से आसन लगाएंगे, आपका पोस्चर क्या रहेगा। जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं या अलग अलग तरह के आसन की बात की गई है, ठीक है। पद्मासन हो गया, मकरासन हो गया, मत्स्यासन, बहुत तरह के आसन, अलग अलग पोज बताए गए हैं उसके लिए। नेक्स्ट है प्राणायाम, यानी कि जब आप प्राणायाम का मतलब ब्रीथ को कंट्रोल करना। जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कंट्रोलिंग योर ब्रीथ टू काम द माइंड एंड बॉडी, इट हैज 3 स्टेप्स। प्राणायाम के 3 स्टेप बताए गए हैं। कौन कौन से? पुरखा, कुंभक और रेचक, ठीक है। पुरखा का मतलब है इनहेल करना, भाई सांस को धीरे धीरे अंदर खींचना, ठीक है, अंदर लेना, स्लोली ब्रीद इन। और कुंभक का मतलब रिटेन करना, कितनी देर आप उसको रिटेन करेंगे। और रेचक का मतलब है एक्सेल करना, जिस तरह से आपने इनहेल किया था उसी तरह से धीरे धीरे एक्सेल करना, उसको रेचक कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस। भाई आपका जो माइंड सेंसेस के कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको डिटैच करना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड होना है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है।
नेक्स्ट है धारणा, कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या किसी थॉट पर आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे नॉच की टिप पर कॉन्सेंट्रेट करें, या कैंडल की जो फ्लेम है, दिए पर आप फोकस करें, दिए की जो बत्ती जल रही है उसके ऊपर आप फोकस करें, पेन की टिप के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें। नेक्स्ट है ध्यान, ध्यान का मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, डीप अनइंटरप्टेड मेडिटेशन टू अचीव क्लैरिटी एंड पीस, यानी कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी और पीस के लिए आप मेडिटेशन करें। नेक्स्ट है जो कि सबसे लास्ट सुप्रीम स्टेज बताई गई है इसकी, समाधि, यानी कि स्टेट ऑफ ब्लिस, जहां पर व्यक्ति आनंदमय अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है, जहां पर उसको a state of complete absorption where the mind becomes still and merge with the supreme consciousness, यानी कि जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जहां पर जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति बिल्कुल तपस्या में लीन है, समाधि की अवस्था में पहुंच गया, बिल्कुल स्टेट ऑफ ब्लिस की अवस्था है, आनंद में अवस्था रहती है, जहां पर उसको कोई भान नहीं रहता। तो महर्षि पतंजलि ने जो है ये 8 फोल्ड पाथ बताए हैं योग के, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि सबसे लास्ट की स्टेज है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल आनंद में अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अब ये जो 5 जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी यम, तो ये यम भी 5 है और नियम भी 5 है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, पहला है अहिंसा, यानी कि किसी प्रकार का नॉन वायलेंस की बात की गई है कि भाई किसी को फिजिकली मेंटली किसी प्रकार को भी आपको हार्म नहीं पहुंचाना है। दूसरा है सत्य, सच का साथ देना है, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ, इट मीन्स बीइंग ऑनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन, मतलब आपके थॉट, वर्ड और काम सभी में सत्य होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ट्रूथफुली आपको काम करना है। नेक्स्ट है अस्तेय, ये असत्य नहीं है, अस्तेय का मतलब नो चोरी, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, जो चीज आपकी नहीं है उसके बारे में उसको सोचना भी आपको नहीं है, नॉन स्टीलिंग की बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, यानी कि संयम में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सेक्सुअल डिजायर्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जब ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं, तो ठीक है, यानी कि अपनी जो भी डिजायर्स हैं, फिजिकल प्लेजर से रिलेटेड जो भी डिजायर्स हैं वो बिल्कुल उनको कंट्रोल करना है और अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है। नेक्स्ट है अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब किसी चीज को ये नहीं करना कि मेरी मेरी है, ठीक है, यानी कि डिजायर या ग्रिड के कारण लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मैंने करा है, ठीक है, तो इस तरह का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज के प्रति। तो ये 5 यम बताए गए हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब जो नियम है वो भी 5 हैं, कौन कौन से हैं? पहला है सोच, सोच का मतलब क्लीनलीनेस, भाई न सिर्फ अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना है, अपने खाने पीने नहाने धोने से लेकर आपका जो माइंड है वो भी बिल्कुल प्योर पॉजिटिव होना चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है संतोष, संतोष का मतलब भाई आपको सेटिस्फाइड रहना है, शांत रहना है, जो कुछ आपके पास है उसी में संतोष करना है, ठीक है, किसी चीज के पीछे भागना नहीं है ग्रिड के कारण, लालच के कारण। नेक्स्ट है तप, तप का मतलब बिल्कुल सहनशील रहना है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन, टॉलरेंस वहां पर होना चाहिए। जैसे एक तपस्वी होता है सर्दी गर्मी बरसात में बिल्कुल हर चीज को सहन करता रहता है, तो वो प्रैक्टिस की बात की गई, तप की बात की गई है कि कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, डिफिकल्टीज हो, वहां पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन और चीजों को सहन करने की आदत डालनी है, ठीक है, तप का मतलब सहनशील होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन, खुद अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना, यानी कि जितना भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, इनको स्टडी करना है ताकि विजडम और नॉलेज को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान का मतलब है सरेंडर टू गॉड, भाई गॉड को सरेंडर हो जाना, ईश्वर को समर्पित हो जाना, ठीक है, सरेंडरिंग टू गॉड, रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन पावर एंड सीकिंग गाइडेंस इन लाइफ। जैसे हम प्रार्थना में भी कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर जो कुछ है तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है, मतलब गॉड को सरेंडर हो जाना। तो योग फिलॉसफी में जो 8 फोल्ड पाथ की बात की गई है, तो उसमें जो यम थे वो भी 5 है, नियम भी 5 है। कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कौन कौन से 5 नियम हमने पढ़े हैं अभी? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट अल्टीमेट स्टेज थी समाधि की, तो समाधि 2 प्रकार की बताई गई है। जो अल्टीमेट गोल है योगा का क्या है? समाधि, यानी कि जहां पर बिल्कुल स्टेट ऑफ ब्लिस की अवस्था, आनंद में अवस्था होती है। तो 2 तरह की समाधि बताई गई है, कौन कौन सी? कॉन्शियस समाधि जिसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, और सुप्रा कॉन्शियस समाधि जिसको असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को
हम वन बाय वन समझ लेते हैं। पहली है कॉन्शियस समाधि, ठीक है। कॉन्शियस समाधि का मतलब इसमें जो मेडिटेटर होता है तो वो क्या होता है, अवेयर होता है अपनी कॉन्सेंट्रेशन के प्रति, यानी कि जो भी मेडिटेट कर रहा है उसको पता होता है, उसके बारे में वो अवेयर होता है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। जैसे बीइंग फुल्ली अवेयर ड्यूरिंग मेडिटेशन बट स्टिल हैविंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, भाई उसको पता है कि मैं इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, जैसे पेन की टिप पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूं तो मैं अवेयर हूं उस चीज के बारे में, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियस समाधि होती है इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सी, कितने तरह की होती है, 4 तरह की होती है। सवितर्क, सविचार, स आनंद और स अस्मित समाधि, ठीक है, 4 प्रकार की होती है। अब देखिए ये जो 4 प्रकार बताए गए हैं कॉन्शियस समाधि के, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें कि भाई जो मेडिटेटर है वो कॉन्सेंट्रेट तो कर रहा है लेकिन वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ वाली चीज के कारण इनमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कि भाई वो सटल एलिमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ग्रोस एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो कहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण ये 4 प्रकार बने हैं, ठीक है। पहली की बात हम कर लेते हैं, सवितर्क का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ ग्रोस ऑब्जेक्ट। अब ये ग्रोस एलिमेंट, ग्रोस ऑब्जेक्ट या सटल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम सांख्य फिलॉसफी में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि ग्रोस ऑब्जेक्ट क्या है, सटल एलिमेंट्स क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो सवितर्क समाधि है इसमें व्यक्ति क्या करता है, ग्रोस ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, सच एज फिजिकल आइटम एंड क्लियरली आइडेंटिफाइंग इट। भाई व्यक्ति, जैसे मैं नोज की टिप पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूं तो मेरे को पता है, ठीक है। इसके बाद है सविचार समाधि। सविचार समाधि में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ सटलर मोर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सवितर्क समाधि के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, यानी कि उसमें तो क्या था, किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, यहाँ पर क्या है, किसी थॉट, किसी आइडिया के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स आनंद समाधि। इसमें क्या करता है, व्यक्ति जो है वेरी सटल एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को जॉय और हैप्पीनेस की स्थिति महसूस होती है। स अस्मिता समाधि में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ईगो और द सेल्फ, आइडेंटिफाइंग विद इट ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी कि फोकसिंग ऑन द सेंस ऑफ आई और सेल्फ अवेयरनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन के दौरान वो क्या है, सेल्फ अवेयर है, ईगो किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आई, सेल्फ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो कॉन्शियस समाधि के 4 टाइप हमने पढ़े हैं, सवितर्क, सविचार, स आनंद और स अस्मित समाधि, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी समाधि का टाइप बताया गया है वो क्या है, सुप्रा कॉन्शियस समाधि, जिसको असंप्रज्ञान समाधि भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन वेयर देयर इज नो डिस्ट्रक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जहां पर मेडिटेटर कौन है, किस ऑब्जेक्ट पर वो फोकस कर रहा है, दोनों ही बिल्कुल मतलब कोई अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज है मेडिटेशन की, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, सुप्रा कॉन्शियस, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ प्योर ब्लिस एंड वननेस, मतलब जहां पर आत्मा का परमात्मा से एक तरह से मिलन हो जाता है, उसकी बात की गई है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ल्डली डिजायर नहीं रहती, कोई सांसारिक इच्छा, कोई सफरिंग नहीं रह जाता है। इसको एक प्रकार से निर्बीज समाधि के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रा कॉन्शियस समाधि को। आई होप कि 2 तरह की समाधि की बात की गई है, कॉन्शियस समाधि और सुप्रा कॉन्शियस, दोनों ही आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि भाई योगा फिलॉसफी में गॉड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, पहली है गॉड को ईश्वर का नाम दिया गया है, ईश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि सुप्रीम पावर है, क्रिएटर है यूनिवर्स का, ठीक है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट कम फ्रॉम द डिवाइन पावर ऑफ गॉड। नेक्स्ट है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ठीक है, ही इज नॉट लिमिटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड ही इज एवरीवेयर। टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड है, इटर्नल एंड ऑल परवेडिंग, यानी कि गॉड क्या है, इटर्नल है, कोई बिगिनिंग कोई एंड उसका नहीं है, ठीक है। फ्री फ्रॉम लिबरेशन, लिबरेशन से फ्री है, अनलाइक ह्यूमन हु सीक्स लिबरेशन, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, गॉड इज ऑलरेडी फ्री एंड डज नॉट नीड लिबरेशन, मतलब मुक्त है वो, लिबरेशन से मुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कर्म एंड गॉड। भाई क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको लिबरेशन उसके कार्मिक एक्शंस के कारण मिलेगी, कि कैसे कर्म उसने किए हैं, उसके लाइफ टाइम, पूरी अपनी मतलब लाइफ टाइम में उसने कैसे कैसे कर्म किए, उसके आधार पर उसको लिबरेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो गॉड है वो क्या है, बियॉन्ड है इस कार्मिक चेन से। गॉड की क्वालिटीज क्या क्या रहेंगी, अलमाइटी है, यानी कि अनलिमिटेड पावर है, बेनिवोलेंट है, गॉड इज काइंड एंड केयर फॉर ऑल है, समम बोनम है, यानी कि गॉड
हाईएस्ट और अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिबरेशन। लिबरेशन की बात की गई है योगा फिलॉसफी में, मुक्ति, जिसको कैवल्य कहा गया है। लिबरेशन को क्या कहा गया है योगा फिलॉसफी में, कैवल्य, यानी कि अ स्टेट वेयर द सोल इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि जहां पर आत्मा का जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, जहां पर एक आत्मा, यानी कि जो व्यक्ति जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उसको क्या कहा गया है, लिबरेशन, जिसको कैवल्य का नाम दिया गया है। और कैवल्ली क्या है, कैवल्ली का मतलब जो व्यक्ति लिबरेशन को अटेन करता है उसको कैवल्ली कहा गया है। द पर्सन हु अचीव दिस स्टेट ऑफ लिबरेशन इज कॉल्ड कैवल्ली, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम योगा और सांख्य फिलॉसफी को पुरुष के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, तो योगा फिलॉसफी सिर्फ वन पुरुष को एक्सेप्ट करती है, सेल्फ की बात की गई है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन पुरुष, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी क्या करती है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी पुरुष, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी में मल्टीपल सोल्स, मल्टीपल सेल्व्स की बात की गई है, लेकिन योगा फिलॉसफी में वन पुरुष को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे योगा फिलॉसफी में। गॉड के बारे में क्या कुछ कहा गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे योगा फिलॉसफी एंड एजुकेशन, योग दर्शन और शिक्षा। देखिए, योग में एजुकेशन का अहम रोल है, जिसको स्पिरिचुअल और सोशल नेसेसिटी माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे इन योगा फिलॉसफी, द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कंप्लीट डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन मेकिंग अ चाइल्ड फ्री फ्रॉम बॉडीली, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रगल्स, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इस चीज पर फोकस किया गया है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति बॉडी से मेंटली या इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्री हो जाए, यानी कि उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो जैसे एक प्लांट जब ग्रो करता है तो सभी डायरेक्शंस में ग्रो करता है, यानी कि उसकी रूट भी बढ़ रहे हैं, उसका स्टम भी, उसकी लीव्स भी बढ़ रहे हैं, पत्ते, टहनियां, सब कुछ एक साथ ग्रो हो रहा है, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो योगा फिलॉसफी में यही कहा गया है कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को नर्चर करे, ताकि वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ एजुकेशन। मेथड्स कैसे होने चाहिए, तो योगा फिलॉसफी में कुछ एक मेथड्स की बात की गई है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन की बात की गई है। भाई कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा जो स्टूडेंट है वो किसी भी चीज पर फोकस कर सकता है, किसी भी टास्क पर फोकस कर सकता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएशन, संपर्क का नियम, यानी कि चीजों को एसोसिएट करके समझाना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक करके बताना है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट मेथड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विकास का तरीका। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट मेथड की बात की गई है कि बच्चे चीजों को लॉजिकली समझें, ठीक है, यानी कि उनसे क्वेश्चंस एक्सप्लोर करें चीजों को, यानी कि चीजों को लॉजिकली वो समझें। इसके बाद है रोल ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए। तो स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए कि भाई टीचर के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। टीचर जो भी बच्चों को पढ़ाए उसको बिल्कुल टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। योगा टीचेस दैट विदाउट अ टीचर इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस, यानी कि टीचर के बिना सक्सेस अचीव नहीं कर सकते आप। जैसे एक स्टूडेंट क्या होता है, एक सीड की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है। टीचर क्या होता है, एक गार्डनर, एक माली की तरह होता है जो उसकी ग्रो करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो विदाउट गार्डनर्स गाइडेंस द सीड कैन नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। तो यही रोल है कि भाई जो स्टूडेंट है उसको टीचर के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए। इसके बाद करिकुलम की अगर हम बात करें तो योगा फिलॉसफी क्या कहती है कि जो सिस्टम स्टैंड्स फॉर साइको फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, मतलब साइको और फिजिकल ट्रेनिंग की बात की गई है। प्रोवाइड लिटरेचर्स विच अराउज इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन मोरल लाइफ, मतलब जो लिटरेचर हो वो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स में जो है मोरल लाइफ के प्रति इंटरेस्ट पैदा करे। इम्बॉडीज सच स्पेसिफिक साइंसेस, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मेडिटेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, इन सब्जेक्ट को इंक्लूड करने पर फोकस किया गया है। योगा अप्रूव्स ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डील विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से को डील करते हैं उन सब सब्जेक्ट्स को योगा अप्रूव करता है, योगा फिलॉसफी अप्रूव करती है, ठीक है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन अहम है, ठीक है। योगा फिलॉसफी में क्या कहा गया है, डिसिप्लिन इज द
cornerstone of the educational process. By disciplining the body and mind, individuals cultivate self control and pave the way for personal and spiritual growth. मतलब डिसिप्लिन का अहम रोल है कि भाई व्यक्ति का अपने माइंड और बॉडी पर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकता है। इसके बाद सेल्फ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात की गई है, जो कल्टीवेट करे आप में सेल्फ अवेयरनेस को, विजडम को, अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात की गई है। तो ये हमने योगा, फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में जाना। आई होप कि ये जो आज हमने योगा फिलॉसफी डिस्कस की है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में हम वेदांत फिलॉसफी को पढ़ेंगे।